कल हमने हमारा स्ट्रेस जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। जो हमारे बेसिक्स थे स्ट्रेस के वो कंप्लीट हो गए थे। हम कल के बाद अब हमें स्ट्रेन कंप्लीट करना है। कल मैंने स्ट्रेन का आपको आइडिया दे दिया था अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें। तो अब जो है हम एक बार स्ट्रेन को डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, मैं आपको कल बता रहा था स्ट्रेन के बारे में, एक बार और मैं आपको दोबारा आइडिया दे देता हूं। मान लो कि ये एक मेरा मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल पे अगर कोई भी लोड लग रहा है, लोड दो तरह के हो सकते हैं जैसे मैंने बताया था, और ऐसे ही उसकी वजह से क्या स्ट्रेस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेस था हमारा कौन सा स्ट्रेस, डायरेक्ट या फिर नॉर्मल, दूसरा था शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो अब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर मान लिया यहाँ पे ये कौन सा लग रहा है, नॉर्मल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एन, इसको मैं लिख देता हूं। इसकी वजह से जो इस बॉडी में यानी कि इस मटेरियल में जो चेंज आएगा, अब देखो ये क्या हो रहा है ना, ये वाला लोड जो है, ये जो स्ट्रेस है, जो लोड है, इसको इधर से खींचेगा, ठीक है, इसको इधर पुल करेगा। तो जब ये इसको पुल करेगा इधर, तो पुल करने से क्या होगा ना कि ये मटेरियल की लेंथ कुछ एक्सटेंड हो जाएगी। एग्जांपल ले लो आप कि हमारे पास में एक रबर है, जैसे रबर होती है ना साइकिल या फिर टायर वाली जो रबर होती है, वो जो अंदर ट्यूब होती है, उसको आप एक्सटेंड करो, मतलब आप दो साइड से उसको पकड़ लो और फिर उसको आप जब पुल करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो क्या एक लोड की वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो चेंज है ना लेंथ में, सपोज करो ये यहां से यहां तक जो था, इस पॉइंट तक, ये था हमारा L, और ये जो चेंज है ये यहां से यहां तक है, इसको मैंने नाम दिया है डेल्टा L। ठीक, तो ये जो डेल्टा L है इसको तो हम कहेंगे इलोंगेशन। ये है मेरा इलोंगेशन डेल्टा L। कहीं कहीं आपको दूसरा नाम भी मिल जाता है, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ वर्ड का मतलब समझना है। हमें वर्ड का मतलब समझते ही ना कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या इलोंगेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या है ना, एक्चुअली में स्ट्रेन होता है, देखो अभी मैं क्या नॉर्मल स्ट्रेस की बात की, देखो नॉर्मल लोड लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सिग्मा एन क्या स्ट्रेस है, यहाँ पे पी लोड है, मान लो पी लोड है, तो सिग्मा एन क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया यहाँ पे इस एरिया पे पूरे पे। अब क्या है कि स्ट्रेन जो है मेरा वो होगा ये चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये कौन सा स्ट्रेन है जरा वो भी समझो, हमें ना सारी चीजों को क्लियरली समझ के चलना है। ये स्ट्रेन है, अब ये स्ट्रेन कैसा हो रहा है, एक चीज देख पा रहे हो, इसका अगर मैं ऐसे कोई एक्सिस बनाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो है ना मेरा, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है मेरा। अब ये जो मेरा स्ट्रेन आ रहा है, ये कौन सा स्ट्रेन होगा फिर, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे चेंज इन लेंथ हो रहा है तो जो मेरा स्ट्रेन आएगा वो भी तो फिर लॉन्गिट्यूडनल होगा ना। तो इसलिए ये स्ट्रेन एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लेकिन बहुत सी जगह पे हम लॉन्गिट्यूडनल लिखते नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि स्ट्रेन जो है हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हमारी चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा L, तो चेंज इन लेंथ है हमारी डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ है हमारी L। ठीक है, ये जो स्ट्रेन है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे एप्सिलॉन से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब मैंने जैसे बताया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है ना, ये किस में है, इस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में। अब ऐसे ही अगर मैं चलो एक्सिस आपको क्लियरली डिफाइन कर दूं, यही एक मटेरियल है मेरा, ठीक है, इस मटेरियल में ये जो मेरे एक्सिस हैं ऐसे, ये वाला है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ऐसे ही ये जो ऐसे मेरा परपेंडिकुलर होगा ना, ये होगा मेरा लेटरल एक्सिस, लेटरल एक्सिस। तो ऐसे ही जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है, राइट। अब इसके बाद एक चीज देखो, मैं क्या समझ पा रहा हूं यहां पे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, ये तो मैंने एक्सिस के अकॉर्डिंग नाम दे दिया, मतलब अंडरस्टूड था कि लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस पे लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है वहां पे, तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसे हम बहुत बार, ये जो है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, दूसरा नाम और हो सकता है, कैसे, डायरेक्ट स्ट्रेन भी कह सकते हैं हम। क्यों कह रहे हैं, ये जो मैंने नाम बताया ये कैसे हो गए, क्यों हो गए, उनका रीजन देखो।
यहां पे जो मेरा स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस मेरा यहां पे होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कैसा है? वो नॉर्मल स्ट्रेस है और डायरेक्ट स्ट्रेस है। तो जो हमारा स्ट्रेन है, ऐसे समझ लो, मैं तुम्हें बताता हूं, जो भी हमारा स्ट्रेन होता है ना, जो भी हमारा स्ट्रेन होगा उसका नाम हमेशा स्ट्रेस के ऊपर ही रखा जाता है। तो स्ट्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ द स्ट्रेन। ये बात समझ में आ गई? अगर हमारा स्ट्रेस लग रहा है कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहां पे आएगा नॉर्मल स्ट्रेन। अगर लगेगा शेयर स्ट्रेस तो आएगा हमारा शेयर स्ट्रेन। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सबसे पहले ये कौन सा है? ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन मैंने आपको समझा दिया। तो अगर मैं अब बात करता हूं नॉर्मल स्ट्रेन की डेफिनेशन की, तो ये देखो यहां पे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन में आप लिख लो पहले, फिर मैं जो है नेक्स्ट पे भी जाऊंगा। जो मैंने भी बताया नॉर्मल के बाद में कौन सा? शेयर वाला। नॉर्मल स्ट्रेन में लिख लीजिए आप पहले, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगा? इट इज द change in length in longitudinal direction. It is the change in length in longitudinal direction with respect to WRT, मतलब with respect to, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, चलो with, इसके बाद आ गए यहां पे respect टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? देखो ये क्या चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूं ना, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इट इज द चेंज इन लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। व्हेन नॉर्मल लोड इज अप्लाइड। बात समझ में आ गई? जब क्या होगा, कोई नॉर्मल लोड इस पे लग रहा होगा। ये चीज क्लियर है? अब यहां एक चीज देखो, ये जो नॉर्मल लोड है ये भी दो तरह का था। कौन से दो तरह के थे? डेफिनेशन में ही मैं आपको बताता हूं। ये जो नॉर्मल लोड था ये भी तो दो तरह का था ना। एक कौन सा था मेरे पास में? टेंसाइल, और एक कौन सा था? कंप्रेसिव था। मैंने कल बताया था। अब जो टेंसाइल था वो क्या था मेरा? पॉजिटिव था हमेशा। ऐसे ये क्या था? नेगेटिव था। तो दैट मींस क्या होगा कि यहां पे जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेन है वो भी टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन हो सकता है ना। तो चलो मैं इसको और जो है नॉर्मल स्ट्रेन को आगे क्लासिफाई कर देता हूं और दो में। तो अब इसके बाद इसे नोट करने के बाद में नेक्स्ट देख लो। अब आगे मैं क्या करता हूं कि अपने नॉर्मल स्ट्रेन को आगे दो पार्ट्स में और क्लासिफाई कर देता हूं। ये क्या है? ये है एक्चुअली में हमारे बेसिक, और मैं इन्हें ही इलेबोरेट कर रहा हूं। तो देखो यहां पे नॉर्मल स्ट्रेन जो है ये है नॉर्मल स्ट्रेन। अब ये नॉर्मल स्ट्रेन किस में डिवाइड हुआ है? दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। देखो कौन कौन से? सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेन, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हमने ये भी जान लिया कि एक जो है पॉजिटिव स्ट्रेन होगा और दूसरा जो है नेगेटिव स्ट्रेन होगा। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें क्यों होगा, तो आप वो चीज देखो कि जब किसी मटेरियल पे एक टेंसाइल लोड लग रहा था, ये देखो यहां पे ये टेंसाइल लोड है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज हो रहा था ना लेंथ में। देख पा रहे हो? ये वाला जो था ये इंक्रीज हो रहा था लेंथ इतना। अब क्या है ना कि इस लोड की वजह से ये जो इंक्रीज हो रहा था लेंथ में, ये पॉजिटिव था, मैंने कल बताया था। सिंस इट इज पॉजिटिव, देख लो अब अगर मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, अब मैं स्ट्रेन निकालता हूं इससे, तो चेंज इन लेंथ मेरा क्या है? पॉजिटिव डेल्टा एल है, ठीक है। अब मैं अगर स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे, चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा एल, ये वाला फॉर्मूला था। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? अब मैं रख देता हूं पॉजिटिव डेल्टा एल। तो मेरा क्या आया है? पॉजिटिव वैल्यू आया ना, स्ट्रेन का पॉजिटिव वैल्यू आ गया, देख रहे हो। तो ये किसकी वजह से है? टेंसाइल लोड की वजह से है। तो ये एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं? ये कौन सा है? टेंसाइल स्ट्रेन है। तो टेंसाइल स्ट्रेन मेरा आ गया पॉजिटिव, जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ये देख पा रहे हो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अब कंप्रेसिव की, तो क्या होगा? इसी में देख लो दोबारा, यहां क्या करता हूं मैं? इस लोड को अब मैं कंप्रेसिव बना देता हूं, ठीक है। इस लोड को मैं क्या बनाता हूं? कंप्रेसिव बनाता हूं। तो यहां पे जो मेरा लोड लगेगा ऐसे लगेगा कुछ कंप्रेसिव, देख रहे हो इसको कंप्रेस कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है कुछ यहां आ जाएगी, मतलब इतना चेंज हो जाएगा,
ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, कम हो गई है, छोटी हो गई है। तो यहां पे क्या होगा, माइनस डेल्टा एल होगा, क्योंकि अब जो नई लेंथ है वो इतनी कम हो गई है। समझ पा रहे हो? तो अब अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, स्ट्रेन का डेल्टा एल बाय एल है। तो अब क्या है ना, टेंसाइल की तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं किसी कंप्रेसिव की। तो कंप्रेसिव के लिए क्या होगा, देखो यहां पे ये माइनस डेल्टा एल यहां पे आ जाएगा माइनस, और ये यहां पे देखो कंप्रेसिव लिख लो, कंप्रेसिव स्ट्रेन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एल बाय एल। तो यहां भी क्या होगा, मेरा माइनस होगा। तो इसलिए मेरा जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो, नॉर्मल स्ट्रेन हमारा हो गया। इसके बाद में अब देख लेते हैं शेयर स्ट्रेन। ये एक्चुअली में शेयर स्ट्रेन है क्या? अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, हर एक स्ट्रेस की वजह से एक स्ट्रेन आएगा, और वो जो स्ट्रेन आएगा उसका नेमिंग जो होगा ना, जो भी उसका नाम होगा, वो किसके बेसिस पे होगा, वो उस स्ट्रेस के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, शेयर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। लो, ये कौन सा है, यहां पे शेयर स्ट्रेन है, मैं बात कर रहा हूं शेयर स्ट्रेन की। तो शेयर स्ट्रेन का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा ऑब्वियसली। तो समझने की कोशिश करो, ये मेरा फिर से एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे यहां पे एक शेयर स्ट्रेस लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये जो शेयर स्ट्रेस है इसको जरा और देखो, ये मटेरियल, ये जो मेरा मटेरियल है, और इस पे जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है ऊपर पैरेलल, तो ये शेयर स्ट्रेस, अब ऐसे समझो, अगर मान लिया मैं इस मटेरियल को यहां से थोड़ा सा फिक्स्ड कर देता हूं, फिक्स्ड है मतलब ये जो है मटेरियल हिलेगा नहीं यहां से, ठीक है, यहां से हिलेगा नहीं। तो इसकी शेप एक्चुअली में कैसे होने वाली है, ये मटेरियल ना कुछ कुछ ऐसे हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे हो जाता है। कॉमन एग्जांपल दो, बुक होती है, बुक, किताबें, आप जो है बुक को रखो, ठीक, आपने ना एक बुक ले ली, देख लो, ये मान लिया मेरे पास में ना एक ऐसे बुक है, यहां पे ऐसे ऐसे पेजेस हैं, ठीक है, ये ऐसे ओपन होती है सपोज करो। तो अब आप क्या काम करोगे, अगर मान लिया आपने इसके ऊपर हाथ रखा, ठीक है, यहां पे आप सपोज करो ऐसे आपने इसके ऊपर हाथ रखा, अब आप क्या काम कर रहे हो, ऊपर की सरफेस से इसको अगर ऐसे पुश करोगे तो फिर इसकी शेप कैसी बन जाती है, समझ पा रहे हो, ऐसी बन जाती है ना। तो वो जो फोर्स था वो कैसे लगा था, ऊपर लगा था ऐसे, समझ पा रहे हो। अगर आप इसको ऐसे भी करोगे ना, इस फिंगर से मान लिया आपने सिर्फ यहां पे एक ऐसे लोड लगाया, कैसे वाला लोड लगाया, अगर आपने ऐसा लोड लगाया तो इतना नहीं होता, ठीक है, इतना नहीं होगा, और मे बी हो भी ना, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से लगाते हो तो हो जाता है। तो ऐसे ही यहां पे है, तो यहां पे जब इसके पैरेलल लगता है तो यहां पे ना चेंज आ जाता है, ऐसे शेप बन जाती है। अब क्या है, ये देखो, यहां पे अगर हम समझें तो यहां एक्चुअली में हो क्या रहा है, थोड़ा सा ना ये नॉर्मल स्ट्रेन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है भैया, हमने क्या बताया, स्ट्रेन जो है क्या है, चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, और फिर विद रिस्पेक्ट टू जो भी ओरिजिनल हमारी चीज है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं वो स्ट्रेन है। अब यहां समझो, यहां पे लेंथ हमारी सेम है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये देखो लेंथ यहां सेम है, अगर ये ऐसे भी हुआ है यहां तक तो भी तो लेंथ वही है ना मेरी, डेल्टा एल, सॉरी एल, वो भी मेरी क्या है, एल है, समझ पा रहे हो। बट यहां पे चेंज क्या है वो देखो, वो तो मैं बताता हूं। हमें क्या करना है ना, हमें एक्चुअली में ये वाली लेंथ नहीं देखनी, अब हमें एक्चुअली में देखना क्या है, ये देखो, यहां से लेके यहां तक का मान लो कि ये मेरा क्या है, डेल्टा एल है, ठीक है, डेल्टा एल है। ये यहां से यहां तक क्या है मेरा, इसको भी मैं एल मान लेता हूं। अभी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो इसकी हाइट है एक तरह से, इसको मैंने एल मान लिया, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एल, ये देख पा रहे हो, इतना जो चेंज हुआ है ना, जो ये एक्स्ट्रा निकला है बाहर, इसको मैंने डेल्टा एल मान लिया। ये जो इसकी हाइट थी इसको भी मैंने एल मान लिया। तो मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं, यहां पे जो चेंज हुआ है ना, ये किसका चेंज हुआ है, ये इस एंगल का चेंज हुआ है। बात समझ में आ रही है। पहले एंगल क्या था, एक तरह से अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, इस वाले प्लेन की, तो इस प्लेन पे एंगल 0 था पहले, है ना, मतलब ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन पे अगर मैं अभी यहीं इसी पोजीशन पे हूं तो एंगल 0। तो जैसे अगर मान लिया मैं यहां पे आया, कुछ ना कुछ एंगल बना, मैं यहां पे आया हूं तो फिर और कुछ एक एंगल बना, अब अगर मैं यहां पे आया तो और कुछ एंगल बना, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये चेंज इन एंगल है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हमारा शेयर स्ट्रेन क्या है, चेंज इन एंगल है एक तरह से। तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, देखो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, पहले यहां पे देखो हमारे पास में, अगर मैं इसको नाम दे दूं ऐसे, गामा मैंने नाम दे दिया, इसको नेमिंग दी है गामा। अब इस ट्रायंगल में ना, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, थोड़ा समझ में आएगा और भी। देखो देखो, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए,
इसको दिया मैंने नाम B, इसको दिया मैंने नाम C। तो ये जो मेरा पॉइंट है A B C, ये आपके सामने है। यहां है गामा, ठीक, ये है मेरा L जो मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा L, ये मेरा है डेल्टा L, लो डेल्टा L। अब क्या है कि इस ट्रायंगल में ABC में अगर हम हमारा फॉर्मूला लगाएं, इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं यहां पे tan गामा यानी कि ये वाला एंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, tan थीटा वाला फॉर्मूला ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो क्या है, P अपॉन B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे देखो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, डेल्टा L अपॉन बेस क्या है इसके लिए, L है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, tan गामा, हमारा फॉर्मूला हुआ है tan गामा इक्वल्स टू डेल्टा L बाय L। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो, कोई भी मटेरियल थोड़ा समझ ले, ऑब्जर्व करो चीजों को ना, ऑब्जर्व करना है। 100 में एक्चुअली में यही है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके चलोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी मटेरियल है, मान लो स्टील है, स्टील के ऊपर अगर आपने कोई भी पैरेलल फोर्स लगाया तो आप क्या देखते हो, स्टील एकदम से ऐसे इतना सारा एंगल शो कर देता है, नहीं करता ना, उसमें चेंज भी बहुत माइनर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक्चुअली में जितने स्ट्रेन्स है ना, ये बहुत छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखते भी नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा एंगल है बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है कि हमें दिख भी नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं कि जो tan गामा है ना, अगर वैल्यू इसकी कम है तो ये ऑब्वियसली गामा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम एंगल मान लेते हैं 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक में क्या होता है ना, ये चीज हो जाती है, ठीक है, ये चीज समझना। अब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये गामा के इक्वल हो गया तो फिर जो मेरा नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पे गामा इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा L बाय L, ठीक है। तो ये मेरा shear strain का फॉर्मूला है, डेल्टा L बाय L। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, डेल्टा L ये है और L ये है, ठीक। तो एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे shear strain की डेफिनेशन क्या होगी, यहां पे देखो shear strain की डेफिनेशन फिर ये है कि इट इज द चेंज इन एंगल, ठीक है। तो ये क्या है shear strain, इसमें अगर आप नोट करके लिखो यहां पे, तो shear strain एक्चुअली में क्या है, इट इज द चेंज इन एंगल। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने पाऊं, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी कि जो भी स्ट्रेस होगा उसी स्ट्रेस के अकॉर्डिंग क्या रख देते हैं, स्ट्रेन का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मेरी डेफिनेशन यहाँ पे क्या होने वाली है, वो देख लो कि इट इज द स्ट्रेन। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो क्या है वो, इट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो, जनरेटेड, ये सब वर्ड को भी यूज कर सकते हो। तो इट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द shear स्ट्रेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है। चलो अब यहां पे हमें shear स्ट्रेन भी क्लियर हो गया, हमें नॉर्मल स्ट्रेन भी क्लियर हो गया, दो तरह के होते थे, हमने पढ़ लिए। ये थे हमारे बेसिक्स, ठीक है। अभी क्या है मैं आपको समझाता हूं, जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने पढ़ा और उनके जो पार्ट्स पढ़े हैं ना, वो एक्चुअली में बेसिक हैं, जो हर बुक में मिलेंगे, आपको हर बुक में मिल जाएंगे। अभी तक जो हमने कॉलेज लेवल पे पढ़ा है उसमें मिल जाते हैं। बट सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो हमें क्या करना है ना, हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो बताऊंगा। अभी मैं आपको उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि ऐसे समझ लो, ये चीज ना आपको थोड़ा इंटरव्यू में काम आएगी, जो मैं अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो शायद ये मुश्किल ही पूछा जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लो, छोटी सी चीज है। स्ट्रेन जो है ना, ये कैसे मेजर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये मेजर होता है, इट इज मेजर्ड बाय एक्सटेंशियोमीटर, या फिर एक और नाम होता है इसका, उसको कहते हैं स्ट्रेन रोजेट, ठीक है। हम इससे मेजर करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो मैं आपको और बताता हूं, स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस ये क्या हो गया, स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की तरह आपको बात करूं, रिलेट करके बताऊंगा आपको सारी चीजें। देखो यहां पे अब क्या है, स्ट्रेस जो है वो क्या है, मेटेरियल के अंदर होता है। मान लो ये मेरा मेटेरियल है, इसके अंदर कहीं भी स्ट्रेस होगा,
तो ये जो स्ट्रेस है हम एक्चुअली में देख नहीं सकते, अंदर है मेटेरियल के तो मेजर भी नहीं कर सकते, बाहर कुछ होता तो कर लेते मेजर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका क्या तरीका है, हम स्ट्रेस को इनडायरेक्ट वे में मेजर करते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे, समझ लो। अभी हम जब आगे चलेंगे ना तो हमारा एक रिलेशन आएगा। किसमें रिलेशन आएगा? वो रिलेशन मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। रिलेशन होता है स्ट्रेस में और स्ट्रेन में, ठीक। रिलेशन क्या होता है? वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू ई। ये एक्चुअली में होता है रिलेशन। ये भी आगे हम बता देंगे और भी ड्राइव करेंगे। तो देखो यहां पे हम क्या करते हैं, फिर भी एक आइडिया आपको देता हूं। ये स्ट्रेस हम नहीं निकाल सकते, ये हम नहीं निकाल सकते, तो यहां पे क्या कर देते हैं ना, हमें ई पता होता है मेटल का, और ये जो हमारा स्ट्रेन है ना वो एक्चुअली में हम यहां से निकाल लेते हैं इसके थ्रू। तो हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रेन की वैल्यू हमें मिल जाएगी और ई हमें पता होता है तो हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, ये भी क्लियर है कि इट इज मेजर्ड बाय एक्सटेंशियोमीटर और स्ट्रेन रोसेट। आपका इसका ना छोटा सा और कंसेप्ट बताता हूं, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें भी लिखवाऊंगा मैं। मान लो ये मेरा मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल पे ऐसे मैं क्या कर देता हूं, कुछ वायर, बहुत थिन वायर होता है, वो इसके ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। वो जो थिन वायर है ना, वो इसके ऊपर ऐसे समझ लो चिपके हुए होता है। अब ये क्या चीज है ना, ये जो एंड्स मैंने आपको दिखाए हैं, यहां से ना करंट पास हो रहा होता है। करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यहां से हमारा करंट पास हो रहा होता है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे इसके ऊपर लोड लगेगा, जैसे लोड लगेगा तो क्या होगा ना कि लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या है, हमारा ना एक कंसेप्ट था जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये हमारे सिविल में ही है, मैं ज्यादा भी नहीं बता रहा हूं, ये एक्चुअली में सिविल में ही सब चीजें, कभी आप कंफ्यूज हो तो समझ करके चलो, मैं कोई भी चीज को एक्स्ट्रा भी नहीं बता रहा हूं। तो जो हमारा 10th क्लास में कंसेप्ट था, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होता था, उसमें क्या था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि ये जो करंट है ना, ये रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली क्या था, डिपेंडेंट होता था। एक फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता था। तो क्या है मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही यहां पे क्या है, लेंथ बढ़ेगी ना स्ट्रेन की, तो यहां पे क्या है, लेंथ बढ़ते ही क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस जैसे चेंज होता है तो हमारा क्या हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है, हम इस तरीके से निकाल लेते हैं कि हमारा जो भी इसके अंदर स्ट्रेन है वो क्या आया है। बात समझ में आ रही है? ये इनडायरेक्ट वे है, इसको लिख लो ऐसे ही, हमें ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाना है, इतना आइडिया बहुत है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, मैं जो बात बता रहा था कि मैंने अभी हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा है ना। अब अगर मैं आपको पहले स्ट्रेस का बना के देता हूं, स्ट्रेस का बना देता हूं, ये जो स्ट्रेस है ये हमने कैसे पढ़ा है भैया, नॉर्मल है ना, डायरेक्ट, और कर देता हूं यहां पे नॉर्मल और डायरेक्ट, और ये क्या है, शेयर, ऐसे ही तो पढ़ा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने पढ़े हैं ना, ये बेसिक थे जो सबको पता होता है। अभी हम थोड़ा और इन डेप्थ जाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना ये टेबल बना लो, मैं एक थोड़ा सा आपको टेबल बनवा देता हूं, एक आइडिया लग जाएगा। तो स्ट्रेस, नॉर्मल और डायरेक्ट, और फिर ऐसे शेयर। तो जो अब हमें पढ़ना है ना वो देखो, ये नॉर्मल और डायरेक्ट 3 तरह का होता है, आगे फर्दर 3 तरह का होता है। एक होता है एक्सियल, सेकंड होता है बियरिंग, और थर्ड होता है बेंडिंग। थर्ड होता है बेंडिंग, ठीक है। अब ऐसे ही जो मेरा शेयर है ये भी आगे 2 तरह का होता है, ये 3 तरह के होते हैं, ये 2 तरह का होता है। इसमें होता है डायरेक्ट शेयर, और एक होता है इसमें इनडायरेक्ट शेयर। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एक्सियल, बियरिंग और बेंडिंग। ऐसे ही होता है डायरेक्ट शेयर, इनडायरेक्ट शेयर। चलो यहां पे ये जो मेरा है ना बेंडिंग वाला, ये भी फर्दर आगे 2 तरीके से हो जाता है। तो ये कौन कौन से होंगे, इसमें एक करके कर देता हूं, बेंडिंग टेंशन, और बी इसमें मैं कर देता हूं बेंडिंग कंप्रेशन। चलो हमारा जो और भी मेन है वो कितना है, ये, और ये और भी फर्दर क्लासिफाइड है।
ऐसे ही इनडायरेक्ट वाले में देख लो यहां पे, इस इनडायरेक्ट शेयर में क्या होता है, एक तो होता है टोर्शन और एक होता है इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लास्ट में जो चीज लिखी है ना, टेंसाइल और कंप्रेसिव, ऐसे यहां पे बेंडिंग, टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है, ये ना एक अच्छा टॉपिक है अलग से, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो जो है ना वो टॉपिक थोड़ा अलग बनाया हुआ है। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, मैं उस वाले टॉपिक को और यहां दोनों को आपस में रिलेट करवा दूंगा कि चीजें वही हैं, इन्होंने बस अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको क्या होगा, सिर्फ एक बार पढ़ो किसी एक चीज को, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये एनफ है अगर आप इसको पढ़ लोगे तो। ठीक है, अब देखो तो हम क्या करते हैं, पहले मैं नॉर्मल और डायरेक्ट वाले में अपने ये तीनों खत्म कर लूं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा डायरेक्ट शेयर और इनडायरेक्ट शेयर, फिर ये आगे जो भी है ये कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो मेरा क्या है, नॉर्मल और डायरेक्ट में ये मेरा नॉर्मल और डायरेक्ट है। इसमें मेरा सबसे पहला वाला कौन सा है, एक्सियल स्ट्रेस। अब आप जैसे नाम से ही देख पा रहे हो, तो इन्होंने क्या काम किया है ना, सबसे पहले तो देखो मैं एक आपको ना बेसिक दोबारा वहीं पे चले जाओ। नॉर्मल और डायरेक्ट का क्या था, जो भी लोड ऐसे नॉर्मली लग रहा था, ऐसे नॉर्मली लग रहा था लोड, वही तो होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इसके तीन पार्ट थे, एक्सियल, फिर बियरिंग था, फिर ऐसे जो बेंडिंग था, उसमें क्या होने वाला है, उसमें जो भी लोड होगा ना वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मली होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज तो समझ पा रहे हो। ठीक है, तो एक्सियल में देखो, ये एक्सियल में क्या कहता है कि जो भी स्ट्रेस डेवलप्ड होगा ना वो किसकी वजह से होगा, परपेंडिकुलर लोड की वजह से डेवलप्ड होगा, जो उसके स्ट्रेट एक्सिस पे लग रहा होगा। ठीक, मतलब वही चीज है जो हमने नॉर्मल में पढ़ा ना, सेम डेफिनेशन यहां पे आ जाती है इस वाले में। तो ये कुछ नया तो है नहीं, लेकिन इन्होंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं इसीलिए व्हेन द लोड इज अप्लाइड axially, when the load is applied axially, then the stress generated will be क्या होगा, axial stress, will be axial stress। चलो ये बात समझ में आ गई। अब स्ट्रेस तो आ रहा है, कैसा आएगा भैया, सिर्फ लोड नहीं है, लोड किस पर लगता है, ओवर एन एरिया लगता है। तो व्हेन द लोड इज अप्लाइड एक्सियली देन द स्ट्रेस जनरेटेड विल बी एक्सियल स्ट्रेस। तो ये लोड कैसा हमें अप्लाई करना है, तो हमेशा ध्यान रखना व्हेन द लोड इज अप्लाइड ओवर एन एरिया, यहां पे इसलिए कर लेना ओवर एन एरिया। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो अब क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद में एक्सियल के बाद में बियरिंग। बियरिंग वाले का हमारा यूज होता है एक जगह और, अब यह मैं आपको बताऊंगा कहां पे। ये जो बियरिंग है ना, पहले इसको समझ लो, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, है इजी ही। तो बियरिंग वाला एक्चुअली में क्या है ना, मान लो ये मेरे पास में ना दो मटेरियल है ऐसे, पहला मैंने बना दिया ऐसे, ठीक। अब इसके ऊपर और एक कोई मटेरियल है, ठीक है, और एक कोई मटेरियल है। वो मटेरियल कैसा है, सपोज करो यहां पे इस शेप में है वो भी, ठीक है। ये कुछ क्या है, रेक्टेंगुलर या फिर नीचे से ट्रेपेजोइडल। तो देख पा रहे हो, एक बॉडी नीचे है बड़ी, एक बॉडी क्या है ऊपर है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, एक तो हमें इसमें इस वाले एरिया का यूज करना है, यानी कि जो भी दोनों बॉडी आपस में टच हो रही है ना, तो कम वाली बॉडी जो है, मतलब जिसका एरिया कम होगा ना, जिस बॉडी का एरिया कम होगा, हमें वो वाला एरिया कंसिडर करना है, क्योंकि वही एरिया तो टच हो रहा है और वही एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है बियरिंग स्ट्रेस के लिए। अब समझो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे वेट किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा, इस वाली बॉडी का जो ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि लोड तो हो जाएगा ये इसका, एरिया किसका हो जाएगा, ये एरिया एक्चुअली में सिर्फ एरिया नहीं होता, इसका नाम होता है कॉन्टैक्ट एरिया।
इसका नाम होता है कॉन्टैक्ट एरिया। अब तो बात क्लियर हो रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। इसका नाम होता है कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। तो यहां पे बियरिंग स्ट्रेस वही होता है जो लोड ओवर कॉन्टैक्ट एरिया होता है, ठीक। तो हमारी इसकी सीधी सी डेफिनेशन बन जाएगी, बियरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड ओवर कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। अब देखो एक चीज को तो समझ पा रहे होंगे कि ऊपर बॉडी रखी है तो इसका जो वेट है वो भी तो परपेंडिकुलर लग रहा होगा ना, है ना। कैसे लग रहा होगा परपेंडिकुलर, देखो भैया ऐसे लग रहा होगा। हर एक पार्ट से जो एरिया है ना सारा का सारा मैं बना दिया, जैसे यहां है, यहां पीछे, ठीक है। सबसे ऐसे कैसे लग रहा होगा, परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लोड लग रहा है ना, तो ये क्या देख पा रहे हो, नॉर्मल की ही तो बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो क्या है, ये नॉर्मल ही लोड लगा रहा है, इसलिए हमारा यहां पे बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हुआ। बियरिंग स्ट्रेस क्या है, लोड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया। बात समझ में आ गई। अब इसका यूज कहां होता है, फॉर्मूला भी इसका ना ये है और डेफिनेशन भी इसकी इसी से बन जाएगी, ठीक है। चलो अब ये यूज कहां होता है इसके बारे में आपको बताता हूं। ये हमारा यूज होता है स्टील में, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेसेस जब हम स्टील पढ़ेंगे वहां पे बोल्ट्स वगैरह आएंगे ना, वहां पे बियरिंग स्ट्रेसेस बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं फिर भी इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं तो डेफिनेशन क्या होने वाली है, बियरिंग स्ट्रेस इज द, इसमें लिखो इट इज द लोड ओवर, इट इज द लोड ओवर कॉन्टैक्ट। यहां पे हम लोड अप्लाइड भी कर सकते हैं या लोड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज द लोड ओवर कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब एक्सियल हो गया, बियरिंग हो गया, इसके बाद में बेंडिंग देख लो। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एक्चुअली इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस बेंडिंग स्ट्रेस को समझ करके चलेंगे कि वो एक्चुअली में बेंडिंग स्ट्रेस है क्या। देखो हम अब बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। थर्ड है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहां पे पहले मैं इसको समझा देता हूं, ज्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं आएगी कुछ भी, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। तो पहले समझो इसमें है क्या। मान लो ये ना मेरी एक ऐसे कोई बॉडी है, यानी कि मटेरियल कह सकता हूं मैं मटेरियल कह सकता हूं। अब समझो इस मटेरियल पे बेंडिंग तो पता है ना, बेंडिंग क्या होती है, नहीं पता तो समझा देता हूं। मान लो ये मेरा ना मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। अब इस मार्कर पे ना मैंने यहां से कुछ लोड लगाया, कैसे, इसको मैंने ऐसे घुमाने की कोशिश करी, तो समझ पा रहे हो, इसको मैंने ऐसे घुमाने की कोशिश करी है। तो ये क्या होगा, ये बीच में से कहीं से बेंड होना चाहिए। अगर मैं इसकी शेप बनाऊं बेंडिंग वाली, कैसी होगी, मान लो ये मेरा क्या है, मार्कर ऐसे, ठीक है, ये मार्कर है। अब अगर मैं इस पे ऐसे लोड लगा रहा हूं कोई पीछे की तरफ, और यहां पे क्या है, फिक्स्ड है, ये मेरा हो गया फिक्स्ड ऐसे, तो ये क्या है ना, ये बेंड होना चाहिए, कुछ इस तरह की शेप हो जानी चाहिए ना, मुड़ जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम बेंडिंग कहते हैं, ये होती है बेंडिंग। अब क्या है ना कि ऐसे ही जब ये तो था मेरा क्या, छोटा सा मार्कर, मार्कर भी तो एक मटेरियल है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, साइज बड़ा बना दिया, समझने की कोशिश करो, तो इस पे भी कुछ इसी तरह का बेंडिंग लग रहा होगा, यानी कि मूवमेंट लग रहा होगा। समझ पा रहे हो, मूवमेंट क्या होता है, जो रोटेट करवाता है, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है। अब क्या है कि जब इस पे एक मूवमेंट लग रहा है, समझने की कोशिश करो, तो ये जो शेप होगी किस तरह की होगी, भैया ये भी तो रोटेट होने की कोशिश करेगी ना, समझ पा रहे हो। तो ये वाली जो शेप है ये भी रोटेट होने की कोशिश करेगी, तो ये किस तरीके से रोटेट होगी, जरा उसको देखो। जो ऊपर वाला पार्ट है, थोड़ा सा हमें इमेजिन करना है, थोड़ा सा हमें इमेजिन करना है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसे हो जाएगा, देखो अब मैं इसको बना देता हूं। तो कुछ कुछ इसकी शेप ना, मान लो ऐसी हो जाएगी, है ना, ऐसी हो जाएगी, देखो ऐसे हो जाएगी शेप इसकी। चलो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको दूसरे में भी बता दूंगा, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज में करके देख लेना। नीचे वाले पोर्शन से जैसे ही आप उसको बेंड करोगे ना, तो उसकी नीचे वाले पोर्शन की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, देखो अगर मैं एक यहां पे ना रेफरेंस बना देता हूं, तभी अच्छे समझ में आएगा कि भैया कहां कम हो रही है, कहां कम ज्यादा हो रही है। तो देखो इसके लिए मैं क्या काम करता हूं, मैंने अपना एक रेफरेंस बनाता हूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जो नीचे मेरी मटेरियल है
इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां पे समझने की कोशिश करो ये मैं क्या बता रहा हूं। चलो देखो यहां पे मान लो मेरा एक रेफरेंस है, रेफरेंस कहां है, कहीं यहां मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये देखो ये है ना, मैं यहां से अपना रेफरेंस पॉइंट गुजार देता हूं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट यहां से पास हुआ ऐसे, ठीक। अब ऐसे समझो कि इस रेफरेंस लाइन से और ये रेफरेंस पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट से आगे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मेटेरियल दिखाई दे रहा है। आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मेटेरियल दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां पे ये हल्का सा बाहर निकला हुआ ना, तो यहां पे कुछ इस तरीके का लोड था जिसने इस मेटेरियल को बाहर निकाल दिया। वही तो रीजन हो सकता है भैया। हमने अभी अभी पढ़ा है कि टेंसाइल लोड क्या होता है, जब ऐसे लगता है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में लगता है, वो क्या करता है, मेटेरियल को ऐसे थोड़ा सा उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। अब यहां पे लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, बाहर निकल रही है, रेफरेंस लाइन से बाहर निकल रही है। तो ऐसे अगर मैं रेफरेंस लाइन की बात करता हूं तो रेफरेंस लाइन मेरी यहां मान लो ऐसे इस मेटेरियल के लिए थी, ऐसी रेफरेंस लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है। तो इससे बाहर निकला है। चलो तो ये जो मेरा बाहर निकला हुआ है, तो यानी कि यहां पे कोई लोड था जो कि क्या था, टेंसाइल लोड था। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए मैं इसका नाम क्या दे दूंगा, अब मैं ये मूवमेंट का जो साइन है ये हटा देता हूं, नोट करते चलना सब कुछ, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरा यहां पे लोड है ये कौन सा लग रहा है, टेंसाइल। चलो ये लोड कौन सा लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है। अब एक बात और देखो, ऐसे ही ये मेरा जो मटेरियल है ये थोड़ा सा रेफरेंस लाइन से पीछे चला गया ना पीछे, तो ऐसे ही यहां पे एक लोड लग रहा होगा, ये देखो, ठीक। तो ये लोड किस तरह का है उसको समझो। कंप्रेसिव लोड क्या काम करता है, शेप साइज कम कर देता है। तो दैट मींस कि ये जो लोड लग रहा है यहां पे, दिस इज कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये क्या कंप्रेसिव हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बात बताता हूं, ये टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है, लगा क्या था बेंडिंग, लेकिन रिजल्टेंट एक तरह से जो हमने देखा, ठीक है, सारा का सारा हमने क्या किया, यहां पे सब चीज को ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या पता चला कि टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड जैसा बिहेव हो रहा है यहां पे। तो दैट मींस जब ये टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड निकले हैं, और किसकी वजह से निकल रहे हैं, बेंडिंग की वजह से निकल रहे हैं ना, और ये एक्चुअली में क्या स्ट्रेस है, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, लोड है ना टेंसाइल, तो दैट मींस यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। ऐसे ही ये क्या है, यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। अब सिंस इट इज बिकॉज ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो ये यहां पे जो नाम होने वाला है ये होगा बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ऐसे यहां पे जो नाम होने वाला है वो होगा बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब यहां मैं आपको एक बात और बताता हूं, थोड़ा और ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये वाला कोई पॉइंट एक ऐसा है जहां पे कोई भी लेंथ में चेंज नहीं है ना, देख पा रहे हो भैया, इस पॉइंट के ऊपर लेंथ में चेंज हुआ, इस पॉइंट के नीचे लेंथ में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ऊपर इंक्रीज हुआ, नीचे डिक्रीज हुआ। तो यहां पे भी कोई, मैं मान सकता हूं ऐसे कोई लाइन पास हो रही होगी, ठीक है, इसके फेस से, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, एन ए। व्हाट इज दिस एन ए, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो मेरा एन ए है यहां पे, इसको लिख लो न्यूट्रल एक्सिस। तो दैट मींस जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्या होता है, सबसे पहली बात समझो, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या था, स्ट्रेस था, नीचे क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेस था, ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस, नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी लोड तो है नहीं, चेंज नहीं है, समझ पा रहे हो, उल्टा बोला है, यहां पे क्या है, चेंज है नहीं लेंथ में, दैट मींस यहां पे कोई लोड भी नहीं होगा, कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस हमेशा क्या होता है, जीरो स्ट्रेस होता है वहां पे, ठीक। इसीलिए हम कहते हैं यहां पे क्या होता है, जीरो स्ट्रेस होता है और नो चेंज इन लेंथ होता है, जीरो स्ट्रेस होगा यहां पे और नो चेंज इन लेंथ होगा। चलो ये चीज हमें क्या आ गई, समझ में आ गई है, क्लियर है इतना। चलो अब इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। हमने बेंडिंग स्ट्रेस का, टेंसाइल स्ट्रेस का कांसेप्ट समझ लिया, ऐसे ही हमने किसका समझ लिया, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस का कांसेप्ट समझ लिया। इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है ये, ठीक है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि जब भी बेंडिंग स्ट्रेस लगता है तो वो कैसे लगता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाली चीज बहुत रेयर आ सकती है, बट इन केस इफ वी आर attempting an interview then there is the probability that this is going to be asked, ठीक है। चलो अब आगे हम क्या कर देते हैं, आगे हमारा
स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्ट खत्म हो गया, अब कौन सा स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा। तो जो मेरा शियर स्ट्रेस है उसमें देखो इसमें कौन कौन से थे शियर स्ट्रेस में, सबसे पहला था डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है इसको समझो। अब मेरे पास सपोज करो कोई एक ना मटेरियल है ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, मटेरियल है। इस मटेरियल पे अगर मैं बात करूं ऐसे कोई एक लोड लग रहा है, तो अभी ये क्या है, एक नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड है बिल्कुल। तो अगर मैं एक काम करूं इस लोड की वजह से ना, इस लोड की वजह से ये मटेरियल अगर यहीं से ब्रेक हो जाए तो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ऐसा लोड लगा कि मटेरियल दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, चलो मैं ये वाला एक ना लेफ्ट वाला पार्ट बना लेता हूं, यहां पे लग रहा था लोड P। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, पता है क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस ने इस लोड को क्या किया होगा, रेजिस्ट किया होगा ना, है ना। तो यहां पे यानी कि मेरा कोई इस तरह का एक क्या जनरेट हुआ, शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि पैरेलल है तो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, यहां पे ये जो लोड है ना, इस लोड ने इसको क्या किया, मेटेरियल को डायरेक्टली और बीच में से क्लियरली कट करने की कोशिश करी है, यही तो हुआ है, क्लियरली कट करने की कोशिश की है। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, सॉरी ये यहां पे लिखो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये रह गया था। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में एक्चुअली क्या होने वाला है कि जब भी कोई शियर स्ट्रेस लगता है और वो उस मटेरियल को कट कर दे थोरोली, ठीक है, तो क्या होगा, वो शियर स्ट्रेस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहलाता है। इसमें डेफिनेशन में लिख दो, व्हेन शियर स्ट्रेस अप्लाइड ट्राइज टू ब्रेक द मटेरियल थ्रू, ठीक है, आउट इट्स। अब देखो ये कौन सा है, ये मैं क्या समझ सकता हूं, एक तरह से क्या है ना, एक प्लेन है, ठीक है, थ्रू इट्स। अब देखो पैरेलल प्लेन है, ये भी दिख रहा है भैया, ये लोड जो है और ये क्या है, ये प्लेन एक तरह से क्या है, पैरेलल है, थ्रू इट्स, थ्रू आउट इट्स, यहां पे क्या आ जाएगा, पैरेलल प्लेन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो जाएगा। व्हेन शियर स्ट्रेस अप्लाइड ट्राइज टू ब्रेक द मटेरियल थ्रू आउट इट्स पैरेलल प्लेन, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अभी इसके बाद में नेक्स्ट मेरा ऐसे ही क्या है, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब यहां पे सेकंड देखो, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब ये इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या है, यहां पे क्या हुआ है कि इस लोड ने, इस शियर स्ट्रेस ने यानी कि इसको मेटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। अब ये क्या हुआ, फिर डायरेक्ट हुआ। तो अब यहां पे इनडायरेक्ट आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, यही तो होगा ना, यहां पे इनडायरेक्ट आ रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यही तो चीज होगी, है ना। तो इसलिए यहां पे क्या होगा वो देख लो। अब एक चीज देखो, मैंने यहां पे क्या बताया अभी कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो क्या करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा मेटेरियल को थ्रू आउट इट्स पैरेलल प्लेन। यहां पे ना दूसरा वर्ड एक और भी हो सकता है, ब्रेक की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, ठीक है, कट भी कर सकते हैं। अब समझो, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, यहां पे ये जो लोड अप्लाइड हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है, ये शियर के डायरेक्शन में हो रहा है अप्लाई, समझ सकते हैं हम, क्योंकि इसने क्या किया, देखो प्लेन के क्या है, पैरेलल है ना ये वाला, तो क्या हो रहा है, शेयर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही अब मैं इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है ना, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस में यहां पे क्या था, शेयर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पे शेयर के डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होगा। तो वही तो चीज होगी कि डायरेक्ट में क्या हुआ कि उसने ब्रेक करने की कोशिश करी मेटेरियल को, कहां से, डायरेक्टली और शेयर से, ठीक, यहां पे नहीं होता। तो इसमें डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन, इसमें डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन द लोड अप्लाइड, when the load applied is not in the direction of shear, is not in the direction of
shear, तो यहां पे क्या हो जाएगा, then it is called, क्या कहलाएगा वो, indirect shear stress, then it is called indirect shear stress। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट shear stress भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो टेंसाइल और कंप्रेसिव की वजह से था, और एक टॉर्शन की वजह से था। चलो, अब मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूं, ये वाला जो है ना, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव वाला, ये हमारे किसी काम का नहीं है और पूछा भी नहीं जाने वाला कहीं भी। ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये थोड़ा अब्रप्टली होता है, तुम्हें यहीं पे बताता हूं मैं, ये थोड़ा अब्रप्टली होता है, मतलब दोनों लोड वहां पे क्या होता है, अब्रप्टली, पी है यहां पे, ठीक है, ये थोड़ा अब्रप्टली होता है। अब्रप्टली, इसमें क्या होता है ना कि ये जो लोड है ये दोनों एक साथ लग जाते हैं, ठीक है, टेंसाइल भी और कंप्रेसिव भी, तो वहां पे क्या है ना, मटेरियल थोड़ा अब्रप्टली बिहेव करता है और टूट जाता है। जो हमारे काम का है वो है टॉर्शन। टॉर्शन कैसे होता है उसको समझ लो। देखो यहां पे, इसमें क्या होता है ना कि ये मेरा क्या है, मटेरियल का साइड वाला फेस है, गोल है मटेरियल, ठीक है, इसका मैं पीछे से एक शेप बनाता हूं, कुछ इस तरह का शेप है, ऐसे ये यहां से गोल है ऐसे, ठीक। यहां क्या है ना, टॉर्शन क्या होता है एक्चुअली में, मूवमेंट और टॉर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, वो तुम्हें बताता हूं। मान लो ये मेरा मटेरियल है, ठीक है, ये मेरा मटेरियल है, इस मटेरियल को अगर मैं ऐसे बेंड करने की कोशिश करूंगा नीचे की साइड में, ऐसे यूं, मान लो यूं बेंड करना है मुझे से, ठीक है, अब मेरी फिंगर को देखो तो ये कैसे बेंड होगी, ये ऐसे बेंड होगी ना, तो ये जो बेंड हो रहा है ना ऐसे इस डायरेक्शन में, वो होता है बेंडिंग, ठीक है। टॉर्शन को समझो, टॉर्शन क्या है, अब तुम इसकी कैप पे ध्यान दो, ये जो कैप है ना, टॉर्शन में क्या होता है कि हम इसको ऐसे घुमाते हैं, टॉर्शन में हम इसको ऐसे घुमाते हैं कि ये देखो ये ऐसे घूम रही है, कैप देख रहे हो, कैप की डायरेक्शन देखो ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो टॉर्शन ये होता है। अब टॉर्शन में क्या हो रहा होता है ना, मान लो इसका एक एंड फिक्स्ड है, बाहर वाले एंड पे आपने टॉर्शन लगाया, इसको ऐसे घुमाओगे, ठीक है, यहीं से ऐसे घुमा रहे हो उसको गोल गोल, तो क्या होता है, इसका एक प्लेन है, ऐसे इसके पीछे भी तो प्लेन होगा। प्लेन से मेरा मतलब है कि ऐसे समझ लो जो हमारा मटेरियल है वो छोटे 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 ना स्लाइसेस से बना हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। मान लो ये मेरा जो मटेरियल है ना, ऐसे ये वाला मटेरियल, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये साइड एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ करके बना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है ना, सर्कुलर जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे सर्कुलर, मैंने क्या ये साइड से अगर मैं देखूं तो ये लाइन दिख रही है, ऐसे लाइन दिख रही है, तो यानी कि ये क्या है, वैसे एक्चुअली में सर्कल है। तो ऐसे ही बहुत सारे ना आपस में जुड़े हुए हैं, इनको कहते हैं प्लेन्स, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करते हो ना, मान लो आपने ना इस वाले प्लेन को क्या किया, रोटेट किया, ऐसे गोल गोल घुमाया आपने, तो क्या होगा, जो इसके पीछे वाला जो प्लेन है, कौन सा वाला, ये वाला, ये प्लेन क्या करेगा, ये थोड़ा सा क्या करेगा, रेजिस्टेंस जनरेट करेगा कि ये ना घूमे, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है कि जो साइड जो यहां पे फिक्स्ड होता है, मान लो ये वाला क्या है ना, फिक्स्ड है, अब आप इसको बाहर से घुमा रहे हो, तो क्या होता है, जो बाहर से घूम रहा है वो ज्यादा घूमता है, और जो अंदर होता है वो नहीं घूमता, या फिर बहुत ही कम घूमता है, ठीक है। अगर घूम गया तो टूट जाएगा, तो वो यही रीजन है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या है ना, टॉर्शन वाले में, टॉर्शन इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस में, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहां देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा ना, ये मैंने बनाया तुम्हारा। अब मैं शियर स्ट्रेस का, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का ना, तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये अंदर मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, ये इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, ठीक। तो क्या है ना, ये वाला जो पॉइंट है एट द सेंटर, यहां पे टॉर्शन इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो होता है ना, इस पॉइंट पे, कहां पे, एट द सेंटर, एट द सेंटर टॉर्शन इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस विल बी 0। क्यों होगा 0? क्योंकि देखो हम घुमा रहे हैं इसको, तो कहां से ज्यादा घूम रहा है, बाहर से घूम रहा है ना, अंदर से तो वो घूमता ही नहीं, तो इसलिए यहां पे क्या है 0। अब जैसे जैसे आप बाहर की साइड में बढ़ते जाओगे ना, ये इनडायरेक्ट जो हमारा टॉर्शन शियर स्ट्रेस है ना, टॉर्शन इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटर पे है वो क्या है, कम है, और बाहर क्या है, एंड पे ज्यादा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे कंपैरिजन कर सकता हूं, ये मैंने चीज लिख दी। तो यहां पे क्या होगा, एट द सेंटर टॉर्शन इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस विल बी 0 एंड एट द आउटर एंड्स, यानी कि आउटर ये क्या है, ये वाला, एंड एट द आउटर। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, डाया कह दूं एक तरह से, एंड एट द आउटर डाया विल बी मैक्सिमम। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं चाहूं तो इसमें एक लाइन और लिख सकता हूं, कैसे, देखो यहां पे इट विल, या फिर मैं कह सकता हूं कि टॉर्शन इनडायरेक्ट shear stress will keep on decreasing from outwards to inwards, the center, ठीक है, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स द सेंटर अंटिल इसको रब कर रहा हूं, अंटिल इट रीचेज टू अ 0 वैल्यू। चलो जी, ये है बात समझ में आ गई। बस इतना था इसमें हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, हमने हमारे इसमें स्ट्रेन पढ़ा है सबसे पहले। स्ट्रेन के बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने अपने और भी ज्यादा इन डेप्थ क्या पढ़ लिए हैं, नॉर्मल और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पढ़ लिए हैं, नॉर्मल डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पढ़ लिए हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है, ऐसे ही हमारा जो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस था हमने उनको इन डेप्थ पढ़ लिया है। इसमें कौन कौन से थे, एक्सियल था, बियरिंग था, ऐसे क्या था, बेंडिंग था। ठीक है, यहां पे क्या क्या थे, यहां पे था सबसे पहले टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव, यहां पे क्या था, नेक्स्ट टॉर्शन। अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो देख लो, वो तुम्हें बताता हूं मैं। एक तो इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आते हैं तो यहां से आएंगे, और अगर क्वेश्चन कहीं मल्टीपल चॉइस में आता है तो इसमें से भी आ सकता है, यानी कि इन दोनों में से भी आ सकता है, और सिर्फ इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने जा रहा है वो होगा लोड एंड एक्सटेंशन कर्व। ये क्या है ना, बच्चे सब इसको एक अलग नाम से जानते हैं, वो होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। अब बच्चे क्या करते हैं, वो गलत पढ़ते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो कभी भी, मतलब जो हमारे पास में टेस्टिंग की जो मशीन होती है ना वो नहीं देती, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कभी भी वो नहीं देती। अब अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो अब हमारा जो है ना, हम समझेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, लोड एक्सटेंशन कर्व क्या है, तो इन दोनों में से सही क्या है, और फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।